Granted. Access granted. अब हम बात करने वाले हैं सेकंड स्टेप की, जो कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए भी जो है इधर मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आप लोगों के पास क्या-क्या चीज़ें पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ जो है वो है नोड.जेएस, सही है? और सेकंड चीज़ है वीएस कोड। देखिए नोड.जेएस जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर 1 के अंदर जब हमने टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड प्रोग्राम बनाए थे, तो हमने उधर इसको यूज़ करा था, तो ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल होगा। इसके अलावा वीएस कोड की बात करें तो ये भी आपके पास डेफ़िनेटली पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ होगा, और ज़ाहिर-सी बात है आप इसके अलावा कुछ और भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं यही प्रेफ़र करता हूँ। सही है? और अगर आप लोगों को कन्फर्म नहीं है कि नोड.जेएस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं है, तो सिंपल आप लोग को कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है और इधर आपको लिखना है नोड NODE नोड स्पेस -V। हो सकता है आप लोगों को क्लियर नज़र ना आ रहा हो, इसी वजह से मैंने रीड करके भी आपको बता दिया। आपको लिखना है नोड NODE नोड स्पेस हाइफ़न, हाइफ़न कहते हैं माइनस वाले साइन को, सही है? हाइफ़न और वी, सही है? और सब चीज़ें स्मॉल में लिखनी है, कैपिटल में कुछ नहीं लिखना है, और एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास वर्ज़न शो हो जाएगा, अगर आपके पास node.js ऑलरेडी इंस्टॉल है। सही है? इसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि आप लोगों को एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना है। तो मैं सिंपल वही काम करता हूँ, एक फ़ोल्डर को जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम जो है मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लेक्चर, सही है? और इस फ़ोल्डर को ओपन कर लिया मैंने, और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि इस फ़ोल्डर के अंदर सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है जो ऊपर सर्च बॉक्स आ रहा होता है, इधर आपको लिख देना है सीएमडी और एंटर को प्रेस कर देना है। इससे जो है कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमैटिकली इसी फ़ोल्डर में ओपन हो जाएगा, और एक दफ़ा जब ओपन हो जाए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि हमें रन करनी है ये कमांड, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक़्त शो हो रही है। तो आप लोगों को इस कमांड को सिंपली इधर से कॉपी करना है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ इधर से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है कमांड प्रोवाइड कर दूँगा, आप सिंपल जो इधर से कॉपी कर लीजिएगा इसे, और ये कमांड प्रॉम्प्ट में इस तरह से आके पेस्ट कर देना है। सही है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो मैंने कमांड लिखी है, इसका पर्पस क्या है? इसको मैंने लिखा क्यों है? इसको लिखने की वजह क्या है? जैसा कि मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर आप मुझे फ़ॉलो करेंगे तो मैं आपको जो है हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए इधर जो एनपीएक्स लिखा हुआ है, इधर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। इधर जो एनपीएक्स लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब आप लोगों ने सीएलआई बेस प्रोग्राम बनाए थे रमज़ान कोडिंग नाइट में, तो आप उसे रन करने के लिए क्या लिखते थे? एनपीएक्स। इसके आगे जो लिखा हुआ है क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट.जेएस की लेटेस्ट वर्ज़न की एक एप्लीकेशन बनाओ। मैंने क्या बोला, एक और दफ़ा रिपीट करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि next.js की लेटेस्ट वर्ज़न की एप्लीकेशन बनाओ। सही है? तो आप लोगों को इस कमांड का मतलब समझ में आ गया? तो सिंपल इस कमांड को जो है आपको कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करना है और उसके बाद एंटर को प्रेस कर देना है, और जैसे ही आप जो एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जिस तरह बोला है ओके टू प्रोसीड टाइप वाई, तो मैं वाई लिख के एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये कुछ इंस्टॉलेशन हो रही है। उसके बाद ये पूछ रहा है मुझसे व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका नाम मैं क्या रखूँ? तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप जो भी प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड करने वाले हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, और उनमें कहीं भी जो है स्पेसेस नहीं आने चाहिए। जिस तरह से मैं लिखने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट का नेम हेलो वर्ल्ड, सही है? तो देखिए मैंने इधर कहीं भी स्पेसेस भी प्रोवाइड नहीं करे, और सब चीज़ें जो हैं वो स्मॉल लेटर में हैं, और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने वाले हैं, तो अभी हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखेंगे, हर चीज़ को यस करते जाएँगे। तो मैं यस कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा यस कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा यस कर देता हूँ, एंड देन ये बोल रहा है कि आप जो है एसआरसी डायरेक्टरी को अलाउ कर रहे हैं या नहीं? तो मैं इसको इस वक़्त जो है नो कर देता हूँ। रीज़न इज़ दैट एसआरसी स्टैंड फॉर जो होता है वो होता है सोर्स। अगर मैंने डायरेक्टरी को अलाउ कर दिया ना ये वाली, तो जितनी भी मेरी फाइल्स होंगी ना वो एक फ़ोल्डर में ऑर्गेनाइज़ कर कर आ जाएँगी। बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी फाइल क्रिएट हो ना वो सामने शो हो रही हो स्क्रीन पे, ताकि आप लोग भी उसको देख सकें। नहीं तो मैं अगर इसे यस कर दूँगा तो वो सारी फाइल जो है कंबाइन होके एक फ़ोल्डर में चली जाएँगी। सही है? तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद ये ऐप राउटर को भी यस कर देता हूँ, और इसके बाद इधर भी जो है मैं इसे यस कर देता हूँ।
सही है, तो मैंने नो जो है सिर्फ़ एक चीज़ को करा है जो कि है एसआरसी वाली चीज़। उसके बाद के लिए जो है सिंपल मैं एंटर प्रेस करूँगा एंड नथिंग एल्स। इसके बाद जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग को वेट करना है, ये इंस्टॉलेशन जो है कुछ टाइम लेगी और उसके बाद जो है ऑटोमैटिकली कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं सिंपली इधर से इसे कट कर देता हूँ और इधर आप देखें जो मैंने प्रोजेक्ट का नेम लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो उस नेम से जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करूँ तो देयर आर मल्टीपल फाइल्स। कुछ ऐसी फाइल्स और फ़ोल्डर हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते होंगे या देखा होगा टाइपस्क्रिप्ट में। जिस तरह से टीएस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हो गई, डॉट गिट फ़ाइल हो गई, नोड मॉड्यूल फ़ाइल हो गई, पैकेज फ़ाइल हो गई, पैकेज लॉग फ़ाइल हो गई। तो ये सब फाइल्स जो हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं टाइपस्क्रिप्ट में भी। और इसके अलावा एक और फाइल इधर शो हो रही होगी जो कि है टेलविंड डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस तरह से आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि टीएस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट की सारी सेटिंग्स मौजूद होती हैं। इस तरह टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में जो है इसकी सारी सेटिंग्स मौजूद होंगी। सही है? तो सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड में ओपन करने के लिए 2 मेथड होते हैं। सिंपली या तो आप राइट क्लिक करें तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद वीएस कोड। मैं जैसे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। सही है? या फिर अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो ऊपर जो सर्च बॉक्स है इधर आपको लिखना है सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट। सही है? और जैसे ही ये लिखेंगे तो इधर आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट। सही है? लिख के एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरह से वीएस कोड जो है आपके पास भी ओपन हो जाएगा। मैं इधर टर्मिनल जल्दी से ओपन कर लेता हूँ कि इधर जो इतनी सारी फाइल्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो मैं रन करके देखता हूँ कि इसका आउटपुट क्या शो होता है। तो मैं इधर से कमांड प्रॉम्प्ट को जो है ओपन कर लेता हूँ और इधर रन करने के लिए जो मैं कमांड लिखूँगा वो है npm रन और dev dev। सही है? मैंने क्या कमांड लिखी है npm रन dev और मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। और ये जो मैंने कमांड लिखी है npm run dev, जिस तरह मैंने बोला था हर कमांड को एक्सप्लेन करूँगा। तो इस कमांड का लिखने का पर्पस ये होता है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसे लोकली हमारे कंप्यूटर पे रन कर दो। सही है? जैसे ही मैंने कमांड लिख के एंटर प्रेस करा तो एक कुछ टाइम वगैरह शो कर रहा है कि रेडी हो जाएगा 12.8 सेकंड में। सही है? या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि ये जो लिंक है आप इसे सिंपल कॉपी करें और कोई से भी ब्राउज़र पे जाके आप इसे पेस्ट कर दें इस तरह से। और ये जो चीज़ें इंटरफ़ेस ये जो हमें शो हो रहा है अभी next.js गेट स्टार्ट बाय एडिटिंग और सेव एंड सी और चेंज इंस्टेंटली। तो ये सब चीज़ें इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि जो भी अभी फाइल्स क्रिएट हुई हैं ना वीएस कोड के अंदर, उधर एक फ़ाइल मौजूद होगी पेज या app.tsx नेम से। उधर पहले से ही कुछ ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ होगा। तो अभी चेक करते हैं कि वाक़ई ऐसी कोई फ़ाइल मौजूद है जिसके अंदर पहले से ही कुछ कोड लिखा हुआ है। तो इधर देख सकते हैं इधर एक फ़ाइल मौजूद है page.tsx। मैं इसे ओपन करता हूँ इधर, तो देखें फ़ाइल इधर ओपन हो चुकी है और इधर पहले से ही जो है ये कोड लिखा हुआ है। तो यही रीज़न था कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही जो है आउटपुट पे सब चीज़ें लिखी हुई आ रही थी। सही है? सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो बेशक इसके अंदर हमने कोई भी प्रोग्राम वगैरह खुद से नहीं लिखा, बट यही है जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सही है? और इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है कि next.js के अंदर हम जो भी प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं तो वो कंपोनेंट की फॉर्म में बनाते हैं। मतलब जो भी प्रोग्राम होता है वो बेस कर रहा होता है कंपोनेंट में। मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से बताता हूँ। इस तरह से मैंने एक इंस्टाग्राम पेज ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है, मैं इसको रुके मार्क करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपको फर्स्ट चीज़ दिख रही है इधर, ये अलग कंपोनेंट है एक। सही है? इस तरह से डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ है, ये इसके लिए आपको एक अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जो सारी स्टोरीज़ वगैरह आपको जो दिख रही हैं इधर, इसके लिए आपको एक अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा next.js में। सिमिलरली ये जो पोस्ट हैं जहाँ पे रील्स वगैरह होती हैं, इसके लिए आपको एक अलग से कंपोनेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि next.js के अंदर आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो है हर पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो है आपको अलग-अलग कंपोनेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। और यही मेन रीज़न है कि next.js से जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, उसकी परफ़ॉर्मेंस इसलिए बेटर होती है वो इसी वजह से जो है एसईओ फ्रेंडली होती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी प्रोग्राम आपने बनाया हुआ होता है, वो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर के बनाया हुआ होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोग्राम गूगल बॉट के लिए बहुत ज़्यादा ईज़िली रीडेबल होता है और इसी वजह से फिर वो आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा होता है। सही है? तो वापसी आते हैं हम वीएस कोड की तरफ। इधर एक पहले से ही प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसकी वजह से जो आउटपुट शो हो रहा था हमें, तो मैं इसे इधर से पूरा रिमूव कर लेता हूँ। सही है? तो मैंने सारा प्रोग्राम रिमूव कर लिया है और ये ऊपर इम्पोर्ट करा था तो इसे भी रिमूव कर लेता हूँ। बेसिकली आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी प्रोग्राम बनाने के लिए next.js में, वो ये चीज़ है कि सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। अब इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है उसमें आउटपुट जो है हेलो वर्ल्ड। इसके लिए मैं हेडिंग टैग यूज़ कर रहा हूँ और हेडिंग टैग की शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि H1 लिख के एंटर प्रेस कर दें। और ये जो टैग यूज़ करा है इन सब की एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दी हुई है, जो कि मैंने आपको 3 वीडियोज़ बताई थी ना, HTML टैग 1 और 2 वाली, उसके अंदर मैंने ये टैग्स वगैरह को एक्सप्लेन करा हुआ है। तो हेडिंग टैग में मैं ये लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड शो हो। तो मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और फिर मैं उस ब्राउज़र पे चलता हूँ जहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा था। तो इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन बन चुकी है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं VS कोड में जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी होंगी next.js के बारे में। जब भी आप next.js में प्रोग्राम बना रहे होंगे तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स बनाने होंगे, और कंपोनेंट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको ऑलरेडी वो बता दिया है। क्योंकि आपका next.js का पूरा प्रोग्राम कंपोनेंट्स पे ही बेस्ड करता है। सेकंड चीज़, आप जो भी कंपोनेंट बनाएँगे उन्हें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कराना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कराएँगे तो क्या होता है देखते हैं, चलो मैं इसे अगर इधर से रिमूव कर दूँ, सही है? और अब अगर मैं जाऊँ जहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा था और मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ, तो एज़ यू कैन सी हियर इधर एक एरर आ रहा है, द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट पेज। मैं इसको आसान अल्फाज़ों में आपको बताता हूँ। वापसी VS कोड की तरफ चलते हैं। तो अभी जो एरर शो हो रहा था वो इसलिए शो हो रहा था क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को रिमूव कर दिया था। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये एरर आ क्यों रहा था। हमने देखिए कंपोनेंट तो बना लिया, बट कंपोनेंट को जब तक कि हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, तो आउटपुट जो है हमारा वेबसाइट्स पे शो नहीं होगा, हमारी एप्लीकेशन पे हमारा आउटपुट शो नहीं होगा। देखें, next.js के लिए कंपोनेंट बनाना भी ज़रूरी है और उसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना भी ज़रूरी है, ताकि आउटपुट जो है वो शो हो हमारा। अगर आप कंपोनेंट बनाते हैं और उसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करते, तो क्या होगा, कंपोनेंट तो बन चुका होगा, बट आउटपुट जो है वो शो नहीं होगा। सही है? तो इन शॉर्ट आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आप इसलिए करते हैं ताकि आपका आउटपुट शो हो, और कंपोनेंट बनाना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है next.js का वो कंपोनेंट्स पे ही जो है बेस्ड करता है। सही है? तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। हमने सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिस्कस करा, उसके बाद हमने डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करा था, और मैंने आपको कमांड्स को यूज़ करने का पर्पज़ भी बताया था। जिस तरह एक ये कमांड थी मैंने इसका भी पर्पज़ बताया, और एक और कमांड थी npm run dev, तो उसका भी पर्पज़ बताया। मतलब ये मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करा है, सिर्फ दिखवाया नहीं है। मतलब कमांड भी यूज़ करी है तो उसका भी पर्पज़ बताया है कि कमांड क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से हम फर्स्ट एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सही है? और उसके बाद हमने ये देखा कि next.js है वो 2 चीज़ों पे बेस करती है। एक तो कंपोनेंट्स होता है, और कंपोनेंट बनाने के बाद उसे हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, और इसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो होप्स तो आप लोगों को तीनों स्टेप्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी मैंने एक्सप्लेन करे आप लोग को समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने हर चीज़ को कोशिश की है कि जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न बताते रहूँ, ताकि आप लोग की बेस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ इस पूरे लेक्चर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन करके भी मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। सही है? इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। सेकंड चीज़, जो भी चीज़ें मैंने बताई है ना कि हर कमांड के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ, हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो इसी वजह से करा है ताकि आप लोग जो है उसके हैंड रिटन नोट्स बनाएँ। सही है? तो वो नोट्स भी साथ-साथ बनाते रहिएगा।